नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, करंट अफेयर की क्लास बराबर हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मिल रही है और इसके साथ ही विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं। और इनके साथ साथ हम लोग जो करंट अफेयर डिस्कस करते हैं उसके 3 क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, जिसके आप कमेंट्स बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और इन सब के बारे में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से लिंक सारा PDF मिल जाएगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को शीघ्र ही ज्वाइन करें। और आज हम डिस्कस करते हैं अपने आज का करंट अफेयर। ठीक है मित्रों, तो आज का हमारा जो मार्केट यानी वायदा एवं विकास कारोबार क्या है, जरा इसको देखते हैं। भारत में इक्विटी विकल्प बाजार हमेशा बेतहाशा वृद्धि, विकल्प बाजार में बेतहाशा वृद्धि जिसने पिछले साल रिकॉर्ड 85 बिलियन ट्रेडरों को देखा और 2023 में ये कारोबार किए गए सभी इक्विटी विकल्प अनुबंधों F&O, ठीक है, खंड 10 से 9 व्यक्तिगत व्यापारियों को इससे घाटा हुआ है। 10 में से 9 को इसमें घाटा हुआ है। वायदा कारोबार होता क्या है, जरा इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मित्रों, वायदा कारोबार के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको जरा देखते हैं। तो वायदा या विकास 2 प्रकार के वित्तीय डेरिवेटिव हैं जो अपना मूल्य किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति जैसे शेयर बाजार सूचकांक, कमोडिटी, ETF और बहुत कुछ से प्राप्त करते हैं। फ्यूचर्स में क्या है, इसमें वायदा का अनुबंध ऐसे अनुबंध होते हैं जो खरीदार को उसके विशिष्ट संपत्ति खरीदने के लिए बाध्य करते हैं और विक्रेता को उस संपत्ति को एक विशिष्ट भविष्य की तारीख पर बेचने और वितरित करने के लिए अनुबंध करते हैं। ठीक है, आमतौर पर जोखिम से बचाव या सट्टेबाजों के लिए ये किया जाता है। इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं वायदा कारोबार की, ठीक है, जरा इसे देखते हैं। मानक क्या हैं इसके। वायदा अनुबंध को अनुबंध के आकार, समाप्ति तिथि और अन्य विवरणों के संदर्भ में मानकीकृत किया जाता है जिससे एक्सचेंजों पर आसान व्यापार की सुविधा मिलती है। दूसरा, दायित्व क्या है। वायदा अनुबंध में दोनों पक्ष समाप्ति पर अनुबंध को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। इसका मतलब है कि खरीदार को खरीदारी करनी होगी और विक्रेता को परिसंपत्ति को सहमत मूल्य पर बेचना होगा। मार्जिन आवश्यकताएं क्या हैं। व्यापारी को एक मार्जिन खाता बनाए रखना होगा जिसके लिए प्रारंभिक मार्जिन का एक और रखरखाव मार्जिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, विकल्प इसके तौर पर क्या है, विकल्प बाजार क्या है, जरा इसको देखते हैं। दूसरी ओर विकल्प खरीदार को विकल्प अनुबंध के जीवन काल के दौरान किसी भी समय पृष्ठभूमि विशिष्ट मूल्य पर संपत्ति खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं, लेकिन दायित्व नहीं। उनका अक्सर हेजिंग, सट्टेबाजी और मध्यस्थता के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या इसके विकल्प के क्या क्या विशेषताएं हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कॉल और पुट। कॉल अनुबंध समाप्त होने से पहले स्ट्राइक मूल्य पर स्टॉक खरीदने का अधिकार प्रदान करता है। पुट ऑप्शन धारक को विशिष्ट कीमत पर स्टॉक बेचने का अधिकार देता है। अधिकार दायित्व क्या है। खरीदार के पास अधिकार है लेकिन उसके विकल्प का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं किया। हालांकि यदि खरीदार विकल्प का प्रयोग करता है तो विक्रेता का अनुबंध को पूरा करने का दायित्व है। प्रीमियम क्या है। किसी विकल्प के खरीदार इस अधिकार की विक्रेता प्रीमियम से भुगतान करते हैं। प्रीमियम विकल्प कीमत है। स्ट्राइक प्राइस क्या है, वह कीमत होती है जिस पर विकल्प धारक अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीद कर या बेच कर करता है। समाप्ति तिथि विकल्पों को एक सीमित जीवन काल होता है और इनका उपयोग उनकी समाप्ति तिथि पर या उससे पहले किया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। आगे समझते हैं क्या है इसमें वादा और विकल्प में, इसे जरा समझते हैं। दायित्व
क्या है? एक वायदा अनुबंध के लिए खरीदार में अंतर्निहित सुरक्षा और वस्तु खरीदने की आवश्यकता होती है और विक्रेता को इसे बेचने की आवश्यकता होती है एक विशिष्ट भविष्य की तारीख पर, जब तक कि धारक की स्थिति पहले बंद ना हो जाए। हालांकि एक विकल्प अनुबंध निदेशक के अनुबंध की समाप्ति से पहले भी किसी भी समय एक निर्दिष्ट मूल्य पर शेयर खरीदने का अधिकार होता है, लेकिन दायित्व नहीं। जोखिम क्या है? वायदा अनुबंधों में उच्च स्तर पर जोखिम होता है क्योंकि उसमें धारक को भविष्य की संपत्ति खरीदने या बेचने की आवश्यकता होती है, भले ही उसकी मौजूदा बाजार की कीमत कुछ भी हो। दूसरी ओर विकल्प अनुबंध संभावित नुकसान को विकल्प प्रीमियम की लागत तक सीमित कर देते हैं। लागत के बारे में आगे क्या बोला गया है उसे जरा समझते हैं। वायदा के लिए मार्जिन की आवश्यकता होती है, इसमें महत्वपूर्ण पूंजी प्रतिबद्धता शामिल हो सकती है और विकल्पों में प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता होती है। आमतौर पर वायदा के लिए मार्जिन से कम होता है। तो यहाँ पे जो फ्यूचर में और डेवलपमेंट और विकास की जो बात की जाती है वो उससे आपके इक्विटी और मार्केट के अंतर्गत इसे लिया जाता है, क्योंकि हालिया आरबीआई की रिपोर्ट के जो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो शेयर मार्केट है विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन चुका है। यानी अमेरिका, चीन, जापान के बाद इंडिया उसमें कायम किया गया है और हांगकांग को हमने हाल ही में पीछे छोड़ा है। इसी के तौर पर ये विकल्प और फ्यूचर मार्केट पर एक लेख आया है इंडियन एक्सप्रेस पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो आज का टॉपिक है वो है चिरपाइन। क्या है चिरपाइन? इसको जरा देखते हैं क्या कहता है चिरपाइन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जंगल में आग लगी हुई है, उसी से रिलेटेड है। जैसे जैसे उत्तराखंड की जंगल की आग बढ़ती जा रही है, चीड़ अपनी ज्वलनशील पत्तियों और सुइयों के साथ कम सौम्य कारणों के खबरों में है। 1981 में समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर सरकारी प्रतिबंध के बाद चीड़ के नीचे की तलहटी पर जहां साल उगता है फैलने का मौका मिला और ऊपर भी चौड़ी पत्ती वाले पेड़ों के बीच, क्योंकि चीड़ की प्रकृति है, उपनिवेश बनना शुरू हुआ। चिरपाइन है क्या, इसके बारे में जरा समझ लीजिए। पहले तो चिरपाइन जो है एक शंकु वृक्ष है जो लगभग 30 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। चिरपाइन उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्र का लगभग कितना है 16.5% हिस्सा है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम पीनस रॉक्सीबर्गी स्कॉटिश डॉक्टर प्रकृतिविद यानी नेचरलिस्ट विलियम रॉक्सबर्ग के नाम पर है, जो कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के वनस्पति उद्यान के अधीक्षक बने, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। हिमालय के मूल निवासी चिरपाइन या लंबी पत्ती वाले भारतीय पाइन अंग्रेजों द्वारा हिमालय में नहीं लाया जाता था, जैसे कि अक्सर माना जाता है। हालांकि उन्हें निश्चित रूप से इसके व्यावसायिक उपयोग मुख्य रूप से लकड़ी और रॉल के लिए इसे प्राथमिकता दी थी। 1000 से 2000 मीटर के बीच की ऊंचाई पर पूरे पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। यह गढ़वाल और कुमायूं के बड़े हिस्से को कवर करता है, जहां इसे खड़ी ढलानों पर उगते हुए देखा जा सकता है। इसकी 3 सुइयों और इसके गोल शंकु द्वारा पहचाना जा सकता है। लंबे शंकु के विपरीत अन्य पाइन्स इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। चिरपाइन अपने आसपास किसी भी वनस्पति को उगने नहीं देता, क्योंकि वह अपनी गिरी हुई सुइयों के माध्यम से मिट्टी को अधिक अम्लीय बना देता है। इन पेड़ों के नीचे जंगल की फर्श पर सुइयों के जमाव के कई सामान्य पौधे और पेड़ों के बढ़ने की प्रतिकूल स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ साल पहले उत्तराखंड सरकार ने जंगल में आग से निपटने के लिए देवदार के पेड़ों को काटने का विचार किया था, जिसे बाद में छोड़ा गया। उत्तराखंड के वनों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रबंधन के लिए घने चीड़, देवदार, जंगल मोनोकल्चर की तरह एक मिश्रित वनों को परिवर्तित किया जाना चाहिए, ऐसा एक बताया गया है। और इसके साथ ही प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे घने चीड़ के, देवदार और जंगलों के प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जाना चाहिए। लकड़ी का उपयोग किया जाना चाहिए। राज्य में चीड़ के वनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकता हो और कुछ राजस्व भी अर्जित कर सकता हो। आगे क्या है? आगे है जंगल की ज़मीन पर गिरने वाली चीड़ की सुइयों ने घास को दबा दिया और पहाड़ी मवेशियों के लिए खतरनाक बना दिया।
इस प्रकार अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में ग्रामीणों ने घास को ताज़ा फसल प्राप्त करने के लिए आग की समय समय सम्मानित उपाय का सहारा लिया और इस प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेज़ों द्वारा उठाए गए कदमों को अक्सर लोकप्रिय विरोध का प्रदर्शन करना पड़ा। यानी अंग्रेज़ों ने भी इसको दबाने की कोशिश की, फिर भी भारतीयों ने इस पर आग लगाने की बात की, जिससे जंगल की आग इस तरह फैली। जबकि इन सुइयों को उच्च साल सामग्री के कारण आसानी से आग पकड़ लेती हैं, पेड़ों की छाल आसानी से आग नहीं पकड़ती क्योंकि इसमें बहुत अधिक ज्वलन तापमान होता है। यही कारण है कि लोहार की भट्टियों में चिर पाइन की छाल का उपयोग करते हैं और धातु पिघलाते हैं। यह पेड़ बारहमासी हैं, लेकिन इनकी सुइयों का पतझड़ बसंत के बीच सबसे अधिक झड़ती हैं, जिस दौरान शुष्क मौसम भी होता है और नवंबर दिसंबर में इन्हें हटा दिया जाना चाहिए, जैसा कि पारंपरिक रूप से जंगल की आग फैलने से रोकने किया जा सकता था। तो इस तरह जंगल में जो वर्तमान समय में आग लगी हुई है, हालांकि अब धीरे धीरे उस पर काबू पाया गया है। ठीक है, तो उस आग से बचने के लिए इस क्या उपाय सुझे गए हैं? चीड़ के इन पत्तियों को बीनने के क्रम पर जोर दिया गया है। तो वही लेख आपका इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुआ। ठीक है, अगला जो हमारी न्यूज़ है वो हमारी न्यूज़ है किर्गिस्तान। ज़रा किर्गिस्तान के बारे में देखें क्यों ये लाइमलाइट में रहा है। सरकार ने शनिवार में भारतीय नागरिकों से विदेशी छात्रों पर हमले की रिपोर्ट और पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मिस्र और अन्य देशों के प्रवासियों की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता पर बिश्केक में स्थानीय निवासियों द्वारा विरोध करने के प्रदर्शन के बीच घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। हालांकि आपने हाल ही में रिपोर्ट में देखा होगा कि किर्गिस्तान में एशियाई देशों के निवासी लड़कों को जो पढ़ रहे हैं वहाँ पर हमले होते हैं, तेज़ी से हमले किए गए हैं। ठीक है, किर्गिस्तान को आप लिए देख लिए, एक तरफ चाइना है, तीसरी तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एक तरफ रूस है। ठीक है, आगे अगर हम देखें क्या पृष्ठभूमि है, क्यों ऐसा क्या हुआ है, इस पर ज़रा देखते हैं। अनुमान है कि 15,000 भारतीय छात्र किर्गिस्तान में हैं, जिसमें अधिकांश मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में नामांकित हैं। किर्गिस्तान आधिकारिक तौर पर किर्गिज़ गणराज्य, मध्य एशिया, तियान शान और पामीर पर्वत श्रृंखलाओं की स्थित में भूमि से घिरा देश है। बिश्केक इसकी राजधानी जो सबसे बड़ा शहर है। किर्गिस्तान की सीमा उत्तर में कजाकिस्तान है, पश्चिम में उज्बेकिस्तान, दक्षिण में तजाकिस्तान और पूर्व में दक्षिण पूर्व चीन से लगती है। देश में 70 लाख से अधिक आबादी में बहुसंख्यक जातीय किर्गिज़ लोग हैं और बाद में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक उज्बेक और रूसी हैं। 31 अगस्त 1991 को किर्गिस्तान यूएसएसआर से स्वतंत्र हुआ और एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना 1991 में हुई। स्वतंत्रता के बाद किर्गिस्तान आधिकारिक तौर पर एकात्मक राष्ट्रपति गणतंत्र था। ट्यूलिप क्रांति के बाद यह एक एकात्मक संसदीय गणतंत्र बना और हालांकि इसमें धीरे धीरे कार्यकारी राष्ट्रपति विकसित हुए और 2021 में राष्ट्रपति प्रणाली वापस आने से पहले इसे अर्ध राष्ट्रपति गणराज्य के रूप में शासित किया गया। किर्गिस्तान स्वतंत्र राज्यों और राष्ट्रमंडल, यूरेशियाई आर्थिक संघ, सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, संघाई सहयोग संगठन, इस्लामी सहयोग संगठन, यूरोप सुरक्षा सहयोग संगठन, तुर्क राज्यों का एक संगठन और उसका सदस्य देश है। यह एक विकासशील देश है जो पड़ोसी तजाकिस्तान के बाद मध्य एशिया का दूसरा सबसे गरीब देश जाना जाता है। ठीक है, देश में संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था, सोने और कोयले के यूरेनियम के भंडार बहुत अधिक हैं। तो हाल ही में इसमें हुए जो हमले हैं, वहाँ की सरकार ने विदेशियों यानी भारत, मिस्र, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से रहने वाले छात्रों से घर के अंदर रहने की अनुमति एक आग्रह किया है, क्योंकि बाहरी जो वहाँ के मूल निवासी हैं किर्गिज़, वो उन पर हमला करते हैं। तो ये देखा गया है। तो इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई हाल ही में। ठीक है, और आगे जो हमारा है वो है अगला हमारा टॉपिक कौन सा, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास यानी MPLAD। ये क्या सुर्खियों में रहा है देखते हैं। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में 7 निर्वाचन क्षेत्रों में चुने गए लोकसभा सदस्य ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र योजना के तहत 311.15 करोड़ रुपए के फंड से 100 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया है। क्या है, 2019 में 17वीं लोकसभा में पात्रता 124 करोड़ रुपए थी, जिसमें सांसद केवल 45.5 करोड़ रुपए प्राप्त करने में सफल रहे, जबकि 78.5 करोड़ रुपए जारी नहीं किए गए। MLD योजना जैसा कि आप लोग जानते हैं 1993 में शुरू की गई थी। ठीक है, क्या है इसके बारे में ज़रा एक बार देखते हैं। MLD योजना स्थानीय विकास 23 दिसंबर 1993 को भारत सरकार द्वारा तैयार की गई एक योजना है। यह योजना संसद सदस्यों को स्थानीय स्तर पर महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर
टिकाऊ और सामुदायिक संपत्ति बनाने पर जोर देने के साथ साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है। एमपी लेट्स क्या है? भारत सरकार द्वारा पूरी तरह वित्त पोषित योजना है। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नीति निर्माण, धन जारी करने की निगरानी तंत्र में निर्धारित करने की जिम्मेदारी है। एमपी लेट्स के तहत प्रत्येक सांसद के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए तक कार्यों को जिला कलेक्टर के सुझाव देने का विकल्प होता है। राज्यसभा सांसद उस राज्य या एक से अधिक जिलों में कार्यों पर सिफारिश कर सकता है जहां से वे निर्वाचित हुए हैं। लोकसभा राज्यसभा में नामांकित सदस्य योजना के तहत अपनी पसंद का कार्य कार्यान्वयन के लिए देश के किसी भी एक राज्य से किसी भी एक से अधिक जिलों में चयन कर सकते हैं। योजना मुख्य रूप से पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़कों के क्षेत्रों में टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति के निर्माण पर केंद्रित है। एमपी लीड्स के तहत प्रक्रिया संसद सदस्य द्वारा नोडल जिला प्राधिकरण कार्यों की सिफारिश करने के लिए शुरू की होती है। संबंधित नोडल जिला संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित पात्र कार्यों में लागू यह योजना के तहत निष्पादित व्यक्तिगत कार्यों में खर्च की गई राशि का विवरण बनाए रखने की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो एमपी लीड्स सुर्खियों में रही है और मेन सुर्खियों में कारण यही है कि दिल्ली में इसका कोई उपयोग नहीं किया गया है, ये मेन बात है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला सीटों पर चुनाव लड़ने के नियम क्या हैं, क्योंकि भारत में अभी चुनाव चल रहे हैं, जरा उसके बारे में समझते हैं। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, एक यूपी में, दूसरा केरल में। और लोकतांत्रिक अधिनियम, लोक प्रतिनिधि अधिनियम आरपीए 1951 के अनुसार एक उम्मीदवार अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ सकता है, लेकिन दोनों में निर्वाचित होने पर वह एक समय में एक ही सीट पर रह सकता है। उम्मीदवार कई सीटों से चुनाव लड़ने का विरोध मूल रूप से इस तथ्य के कारण था कि कई सीटों में मतदान समाप्त होने के बाद उपचुनाव कराने पड़ते हैं। ठीक है, चुनाव लड़ाने के नियम क्या हैं, जरा उसे देखते हैं। चुनाव लड़ने के नियम आरपीए धारा 33(7 जो एक उम्मीदवार को 2 सीटें चुनाव लड़ने की इजाज़त देती है, 96 में एक संशोधन के माध्यम से पेश की गई थी। उस निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर रोक नहीं थी जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता था। इस अधिनियम की धारा 70 में प्रावधान है कि उम्मीदवार एक समय में केवल एक ही सीट रख सकता है, भले ही वह एक से अधिक सीटों पर चुना गया हो। इस प्रकार यदि कोई उम्मीदवार 2 सीटों से जीतता है तो उसके द्वारा खाली की गई सीटों में उपचुनाव आवश्यक हैं। किसी व्यक्ति की लोकसभा विधानसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु में ही राज्यसभा या राज्य विधानसभा परिषद का सदस्य बन सकता है। भारत में आम चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है। उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए, एक निर्वाचन क्षेत्र में वैध मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। किसी उम्मीदवार को अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कोई उम्मीदवार अयोग्य तब होगा जब भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण किए हुए है तो सदस्य चुने जाने अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि मानसिक रूप से विक्षिप्त है, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित है, अनुमोचित दिवालिया है, यदि भारत का नागरिक नहीं है, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर ली है, आरपीए अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाए तो वह 2 साल से अधिक कैद की सज़ा सुनाई जाती है तो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है। भले ही व्यक्तिगत जमानत से बाहर हो, दोष सिद्ध होने के बाद अपील निपटान के लिए निलंबित होने पर उसे चुनाव लड़ने योग्य घोषित कर दिया जाता है। गंभीर अपराधों कुछ श्रेणियों के लिए सज़ा की मात्रा की परवाह किए बिना किसी भी दोषी को अयोग्य ठहराया जा सकता है। आगे क्या है उसको जरा समझते हैं। जो अगला हमारा है वो सतत विकास रिपोर्ट 2024 जो संयुक्त राष्ट्र के वित्त पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत घोषित की गई है, जरा उसे समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 के लिए यूएन फाइनेंसिंग में कहा गया कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्यों की सहमति से एसडीजी कितने हासिल करने हैं, 23, और लक्ष्य क्या है 2030। एसडीजी हासिल करने के लिए 6 साल शेष रह गए हैं। कड़ी मेहनत से हासिल किए गए विकास के लाभ उल्टे जा रहे हैं, खासकर सबसे गरीब देशों में। मौजूदा रुझान संयुक्त राष्ट्र का अनुमान 30 तक उसके बाद भी 600 मिलियन से लोग अत्यधिक गरीबी में रहेंगे, जिनमें आधे से अधिक कौन हैं, महिलाएं हैं। क्या है सतत विकास रिपोर्ट में, देखते हैं। बढ़ते भू राजनीतिक तनाव, जलवायु आपदाएं, वैश्विक जीवन यापन संकट विश्व स्तर पर अरबों लोगों के प्रभावित किया है, जिसने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य विकास लक्ष्यों की
की पर रोक लगा दी है। अल्पविकसित देशों ऋण सेवाएं 2022 में सालाना 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 23-25 के बीच सालाना 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएंगी। चल रहे जलवायु संकट के कारण होने वाले मजबूत और अधिक लगातार आपदाएं आधे से अधिक ऋण के लिए जिम्मेदार हैं और कमज़ोर देशों में विद्रोह हैं। सबसे गरीब देश अपने राजस्व का 12% ब्याज भुगतान खर्च करते हैं और एक दशक पहले की तुलना में 4 गुना अधिक हैं। वैश्विक आबादी का लगभग 40% उन देशों में रहता है जहां सरकारें शिक्षा स्वास्थ्य तुलना में ब्याज भुगतान में अधिक खर्च करती हैं। अल्पविकसित देशों में वित्त पोषण धीमा रहा कई कारणों से, जैसे कर में चोरी, परिहार के कारण कम राजस्व में वृद्धि, वैश्वीकरण, प्रतिस्पर्धा के कारण कॉरपोरेट में की गिरती दर 2000 में 28.2% थी, 23 में 21.1%। यदि सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट चौराहे पर विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 24 के अनुसार विकास वित्त पोषण अंतर को पाटने के लिए 4.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश की आवश्यकता है। कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले यह संख्या 2.5 ट्रिलियन डॉलर थी। ठीक है, आगे क्या है इस वित्त पोषण में सतत विकास रिपोर्ट के लिए वित्त पोषण में सुझाव गए क्या क्या सुझाव हैं, जरा उसे देखते हैं। क्या क्या सुझाव हैं जरा देखते हैं। 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन स्थापित की गई थी जो उस उद्देश्य उपयुक्त नहीं है। वित्त पोषण भारी वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय वित्त वास्तुकला सुधार 2030 तक एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। एसडीजी को हासिल करने के लिए वैश्विक सहयोग, लक्षित वित्त पोषण महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति समय की मांग है। ठीक है, एसडीजी हासिल करने में भारत के लिए प्रगति, एसडीजी सूचकांक डैशबोर्ड 2023 सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति करने के मामले में 166 देशों में 112वें स्थान पर है। ठीक है, 2022 में 121वें में से भारत में सफलतापूर्वक लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जिसे गरीबी दर 93 में 45% से घटकर 11 में 21% और नवीनतम बहुआयामी गरीबी 2005 और 2021 के बीच 15 वर्षों में लगभग 415 मिलियन लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। और गरीबी सूचकांक 2023 भारत में अल्पोषण की अगर हम बात करें तो 18.2% घटकर 16-18 में 14.5% है। हालांकि भारत में अभी भी दुनिया में सबसे अधिक कुपोषित लोग 1/4 का घर है, जिससे देश में भूख से निपटने के लिए प्रमुख केंद्र बन गया है। ठीक है, आगे भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के बारे में देखें तो उसके बारे में क्या बताया गया है। महत्वपूर्ण सुधार किया है। मातृ मृत्यु अनुपात 2000 में 384, 20 में 103 हो गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों मृत्यु दर 90 में 1000 जीवित जन्मों में 89 से घटकर 19 में 34 हो गई है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण साक्षरता 67.77 से अब 84.11 है। 2023 के आंकड़ों से पता चलता है कि सर्वेक्षण में ग्रामीण जिलों में 50% से अधिक युवा हैं और वर्तमान में किसी भी शैक्षिक संस्था में नामांकित हैं। महिला बल श्रम 2017-18 में 23.7% बढ़कर 23 में 37% हो गई है। हालांकि एसडीजी में अभी और भी सुधार करने हैं, ऐसा यहाँ पर सुझाया गया है, लेकिन उसके अलावा कुल मिला के रिपोर्ट्स काफ़ी संतोषजनक है। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कुपोषण को सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। तो अब हमारा अगला जो सेगमेंट है वो हमारा सेगमेंट है एमसीक्यू को देखते हुए। तो एमसीक्यू में डिस्कस करते हैं। हमारा पहला वायदा और विकल्प मार्केट से रिलेटेड है। आप ये क्वेश्चन पढ़िए और इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी ये दिया गया है, इसको आप पढ़िए और इसके आंसर दीजिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी ज़रा देखिए और उसको पढ़िए और उसके आंसर दीजिए। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले पेपर यानी कल का जो करंट अफेयर था उसके क्वेश्चंस का। ठीक है मित्रों, तो कल के क्वेश्चंस का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा वो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण से संबंधित था। तो क्या क्वेश्चन है, एनपीए आदेश के तहत अनुचित और गैर अनुचित दवाओं की कीमत की निगरानी करता है। गठन भारत सरकार द्वारा 97 में किया गया था। उपभोक्ता जागरूकता प्रचार और मूल्य निगरानी नामक
केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत विभिन्न राज्यों में इसमें स्थापना की गई। तो ये तीनों बातें जो हैं मित्रों बिल्कुल सही हैं। क्या हैं? तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अपने तीसरे आंसर का। दूसरा आंसर क्या है? तो दूसरा आंसर है हमारा निम्नलिखित तीर्थ स्थलों में पूरब से पश्चिम बताइए। तो पूरब से पश्चिम अगर हम जाएं तो सबसे पहले पूरब, पश्चिम से पूरब जाना है। तो पश्चिम से पूरब जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा यमुनोत्री। क्या मिलेगा? यमुनोत्री। और उसके बाद अगर हम चलें तो हमें मिलेगा गंगोत्री, ठीक है। और फिर हमें मिलेगा केदारनाथ और फिर हमें बद्रीनाथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है किससे रिलेटेड? निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। कौन सा देश रूस के साथ ज़मीनी साझा करते हैं? तो पोलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, फिनलैंड, अजरबैजान, मंगोलिया, स्लोवाकिया। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो रूस के साथ 6 देश साझा करते हैं सीमा। तो उनमें से पोलैंड जो है वो नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। कौन सा हो जाएगा आंसर? डी, ठीक है। तो ये हमारे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे मित्रों। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। करंट अफेयर आज का थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन करंट अफेयर आपको लगातार मिलता रहेगा। आप प्री कम मेंस का करंट अफेयर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इसका PDF आप हमारी टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।